हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन ऑनलाइन क्लास ऑफ साइंस। आज हम लोग देखेंगे कि रासायनिक अभिक्रियाएं और रासायनिक समीकरण क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम अपना लक्ष्य निर्धारित कर लेते हैं कि क्या इस टॉपिक में हमको पढ़ना है। सबसे पहले हमको यह समझना है कि रासायनिक क्रिया क्या होती है, केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं, अभिकारक किसे कहते हैं, उत्पाद क्या होते हैं, रासायनिक क्रिया के क्या अभिलक्षण होते हैं, क्या गुण होते हैं, फिर रासायनिक जो समीकरण होते हैं उन रासायनिक समीकरण में किसे संतुलित समीकरण कहते हैं, किसे असंतुलित समीकरण कहते हैं, और रासायनिक समीकरणों को किस प्रकार से हम संतुलित करते हैं। अब इस टॉपिक को शुरू करने से पहले हम अपने दैनिक जीवन की कुछ परिस्थितियों पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं। सबसे पहले दैनिक जीवन की जो परिस्थितियां हैं उन पर अपने ध्यान को केंद्रित करते हैं। जैसे गर्मियों में कमरे के तापमान पर अगर दूध को खुला छोड़ देते हैं या लोहे की कील को आर्द्रता युक्त वायुमंडल में खुला छोड़ देते हैं अथवा भोजन को पकाने की प्रक्रिया करते हैं, तो इस तीनों स्थितियों में आप देखिए कि जब दूध को खुला छोड़ दिया जाता है तो वह फट जाता है। इसी प्रकार से लोहे की कील जब आर्द्रता युक्त वातावरण में छोड़ दी जाती है तो उस पर जंग लग जाती है, रस्टिंग हो जाता है। इसी प्रकार से जब हम भोजन को पका देते हैं तो भोजन की पहचान बदल जाती है। अब यहाँ पर प्रत्येक स्थिति में क्या हो रहा है कि यहाँ पर प्रकृति में, नेचर में परिवर्तन हो रहा है और उसकी पहचान बदल जा रही है। तो इसका तात्पर्य हुआ कि यहाँ पर कुछ परिवर्तन हो रहा है। अब वह जो कुछ भी परिवर्तन हो रहा है वह परिवर्तन किस प्रकार का परिवर्तन हो रहा है, यहाँ पर देखिए कि दो तरह के परिवर्तन के बारे में हम जानते हैं। पहला परिवर्तन होता है जिसको हम भौतिक परिवर्तन कहते हैं। भौतिक परिवर्तन क्या होते हैं? भौतिक गुणों में, भौतिक परिवर्तन में किसी भी पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है। जैसे उसका गलनांक बदल सकता है, उसका क्वथनांक परिवर्तित हो सकता है, उसमें संघनन या कंडेंसेशन की प्रक्रिया हो सकती है। तो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, कंडेंसेशन, ये सभी जो है भौतिक गुणों में परिवर्तन को प्रदर्शित करने वाली राशियां हैं। इसी प्रकार से यहां पर हो क्या रहा है, पदार्थों के गुण में और उसकी आइडेंटिटी में, पहचान में किसी प्रकार से कोई परिवर्तन नहीं होता है। और जब भौतिक परिवर्तन होता है तो भौतिक परिवर्तन में कोई भी नया पदार्थ हमको प्राप्त नहीं होता है। लेकिन जब हम केमिकल चेंजेस की बात करते हैं, हमारे आसपास बहुत से ऐसे परिवर्तन होते हैं जो कि केमिकल चेंजेस होते हैं। उन केमिकल चेंजेस में नया पदार्थ बनता है, न्यू सब्सटेंस बनता है। अब यहां पर होगा क्या कि कुछ अभिकारक होते हैं और वह अभिकारक जब आपस में अभिक्रिया करते हैं तो उनके फलस्वरूप हमको नया पदार्थ प्राप्त होता है जिसको हम उत्पाद कहते हैं। तो इस रासायनिक परिवर्तन में हुआ क्या, रासायनिक परिवर्तन में अभिकारक के परमाणु पुनर्व्यवस्थित होते हैं, पुराने बंध टूटते हैं और नए बंध बन जाते हैं। यहाँ पर पुराने बंध टूट करके नए बंध बनते हैं, परमाणु पुनः व्यवस्थित होते हैं, पुनः नए बंधों का निर्माण करते हैं, जिसके कारण इस प्रकार की क्रिया होती है। अब रासायनिक परिवर्तन की जब बात करते हैं तो उस रासायनिक परिवर्तन में आप देखिए कि जैसे यहां पर कार्बन और ऑक्सीजन, लकड़ी या कोयले को जब हम ऑक्सीजन की उपस्थिति में जला रहे हैं तो इससे हमको कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त हो रही है। तो कार्बन और ऑक्सीजन परस्पर क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड बना रहे हैं। इसी प्रकार से मैग्नीशियम को जब रेगमाल से रगड़ करके ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्रिया कराते हैं तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। अब इन दोनों अभिक्रियाओं में देखिए कि कार्बन डाइऑक्साइड जो मिला या यहाँ पर मैग्नीशियम ऑक्साइड मिला, इससे अवस्था में परिवर्तन हो रहा है। इसी प्रकार से अन्य अभिक्रिया देखें, जैसे जिंक, जब सल्फ्यूरिक अम्ल से, तन सल्फ्यूरिक अम्ल से जिंक अभिक्रिया करता है तो अभिक्रिया करके यह जिंक सल्फेट बनाता है और यहाँ पर हाइड्रोजन
गैस विस्थापित होती है। यहाँ पर आप देखेंगे कि जब यह अभिक्रिया होती है तो उस अभिक्रिया के फलस्वरूप हाइड्रोजन गैस निकलती है, और जिस फ्लास्क में यह अभिक्रिया कराई जाती है उस फ्लास्क के ताप में परिवर्तन हो रहा है। तो रासायनिक अभिक्रियाओं के फलस्वरूप या रासायनिक परिवर्तन के फलस्वरूप बहुत सी चीजें हो सकती हैं कि अवस्था में परिवर्तन हो जाए, ताप में परिवर्तन हो जाए, इस प्रकार की क्रियाएं इसमें हो सकती हैं। अब आप देखिए, जो रासायनिक क्रिया है या केमिकल रिएक्शंस है, उस केमिकल रिएक्शन को हम क्या कहते हैं या केमिकल रिएक्शन होता क्या है। केमिकल रिएक्शन का मतलब ये हुआ कि जब हम रासायनिक अभिक्रिया की बात कर रहे हैं तो रासायनिक क्रिया में या केमिकल रिएक्शन में कोई भी रासायनिक पदार्थ एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित हो जाता है, यह प्रक्रिया रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। दिस मीन्स दैट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वन केमिकल सब्सटेंस इनटू अनदर केमिकल सब्सटेंस इज नोन एज द केमिकल रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल, जैसे लोहे पर जंग लगने की प्रक्रिया, दूध से दही बनने की प्रक्रिया, भोजन की पाचन की प्रक्रिया या श्वसन की प्रक्रिया, इन सभी प्रक्रियाओं में देयर इज चेंज एंड वन केमिकल सब्सटेंस चेंजेस इनटू अनदर केमिकल सब्सटेंस। अब रासायनिक अभिक्रिया में हो क्या रहा है, जब रासायनिक अभिक्रिया हो रही है तो उस रासायनिक अभिक्रिया में नया पदार्थ बन रहा है, और जो नया पदार्थ बन रहा है वह मूल पदार्थ से भिन्न है। इसका मतलब है कि जो हमने अभिकारक लिया था और जो उत्पाद हमको प्राप्त हो रहा है, दोनों में भिन्नता है। अब इसमें हो क्या रहा है, अणु अथवा परमाणु पुनर्व्यवस्थित होते हैं। इसमें कहीं अणु अथवा परमाणु निकल करके जाते नहीं हैं, बल्कि अणु और परमाणु यह पुनर्व्यवस्थित होते हैं तथा पूर्व और पश्चात परमाणुओं की संख्या समान होती है। इसका मतलब अभिक्रिया के पूर्व और अभिक्रिया के पश्चात दोनों दशाओं में परमाणुओं की संख्या अथवा अणुओं की संख्या समान होती है। अब यहां पर देखिए, जब हम रासायनिक अभिक्रिया की बात कर रहे हैं या केमिकल रिएक्शंस की बात कर रहे हैं तो उसमें केमिकल रिएक्शंस में आपको बताया कि हो क्या रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वन केमिकल सब्सटेंस इनटू अनदर केमिकल सब्सटेंस। अब यहां पर रासायनिक अभिक्रिया में होते क्या हैं, अभिकारक होते हैं, रिएक्टेंट होते हैं और उत्पाद होते हैं। तो अभिकारक क्या होते हैं या अभिकारक किसे कहते हैं? अभिकारक का अर्थ हुआ कि वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उन्हें हम अभिकारक कहते हैं। तो केमिकल सब्सटेंस दैट टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन इज नोन एज रिएक्टेंट। और उत्पाद क्या होते हैं? उत्पाद का मतलब यह हुआ कि किसी रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो कुछ नया पदार्थ बन रहा है उस नए पदार्थ को हम उत्पाद कहते हैं। जैसे ए और बी दो अभिकारक हैं, यह परस्पर अभिक्रिया कर रहे हैं, इनसे हमको सी और डी मिल रहा है। यहां पर ए और बी अभिकारक हैं, इसी प्रकार से सी और डी यहां पर उत्पाद के रूप में है। जैसे देखिए, अभी इसके पहले भी चर्चा किया था कि कार्बन और ऑक्सीजन जब आपस में क्रिया करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। इसी प्रकार से मैग्नीशियम और ऑक्सीजन जब परस्पर क्रिया करते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाते हैं। जिंक जब तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया करता है तो जिंक सल्फेट बनाता है और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है। तो इस प्रकार से यह रासायनिक अभिक्रियाएं हो रही हैं, या जो रासायनिक अभिक्रियाएं हो रही हैं उन रासायनिक अभिक्रियाओं से हमको किसी न किसी रूप में नए प्रकार के उत्पाद प्राप्त हो रहे हैं। और ये जो नए उत्पाद मिल रहे हैं वह नए उत्पाद गुणों में भिन्नता प्रदर्शित करते हैं, या इनका गुण वह रिएक्टेंट के जो पार्ट हैं उनसे कुछ भिन्न होते हैं। अब बात यह आती है कि रासायनिक जो अभिक्रिया है उस रासायनिक अभिक्रिया के क्या अभिलक्षण होते हैं, क्या इनकी प्रॉपर्टीज होती हैं या कैरेक्टरिस्टिक होती हैं। तो सबसे पहले देखिए कि जब भी कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है उस रासायनिक अभिक्रिया में हम जब रिएक्शंस को देखते हैं तो उस रिएक्शन से हमको सबसे पहले पता चलता है कि गैस का निकास होता है या गैस का उत्सर्जन होता है। जैसे आपको बताया था कि जब जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल
जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल आपस में क्रिया करते हैं, जैसे Zn प्लस H2SOO4 ये अभिक्रिया करते हैं तो ZnSO4 प्लस H2 बन रहा है। यहाँ पर गैस निकल रही है, इसका मतलब है कि जिंक तन सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया करके जिंक सल्फेट बना रही है और यहाँ पर हाइड्रोजन गैस विस्थापित हो रही है, तो गैस का निकास हो सकता है। ये पहली बात हो गई। इसी प्रकार से दूसरी बात यहाँ पर है कि रंग में परिवर्तन हो सकता है। देयर इज चेंज इन द कलर। कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं जिसमें रंग में परिवर्तन होता है, जैसे साइट्रिक एसिड और बैगनी रंग का पोटेशियम परमैंगनेट जब आपस में अभिक्रिया करता है तो विलयन रंगहीन हो जाता है। इसका मतलब है कि साइट्रिक अम्ल और पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 जब ये अभिक्रिया करते हैं तो विलयन जो इस प्रकार से हमको प्राप्त होता है, यह विलयन कैसा हो जाता है? यह विलयन रंगहीन हो जाता है। इसी प्रकार से बात आती है कि अवस्था में परिवर्तन होता है। जब मोमबत्ती को आप जलाते हैं, सिंपल देखिए, मोमबत्ती को आप जला रहे हैं तो मोमबत्ती को जलाने पर यह कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल सकती है, धीरे धीरे यह पिघलना शुरू कर देता है, तो यहाँ पर गैस भी बन रही है और द्रव में भी परिवर्तन हो रहा है। इसी प्रकार से रासायनिक अभिक्रियाओं के फलस्वरूप तापमान में परिवर्तन होता है। जब हम चूना पत्थर लेते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड लेते हैं और इसमें पानी मिला देते हैं, आप देखेंगे घरों पर कलई करने के लिए या घरों को रंगने के लिए जब आप चूना ले आते हैं और उसे ले आकर के किसी बर्तन में डाल करके उसमें पानी डालते हैं तो बड़ी तेज़ी से उसमें बुदबुदाहट उत्पन्न होती है और साथ ही साथ यहाँ पर यह CaOH का होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है और साथ ही साथ या जिसको चूने का पानी कहते हैं, और इसका तापमान बहुत ज़्यादा हो जाता है। जब चूने पत्थर में पानी मिलाया जाता है तो तापमान में वृद्धि होती है। इसी प्रकार से यहाँ पर बताया था कि जिंक जब तन सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया करता है तो जिंक सल्फेट बनता है, हाइड्रोजन गैस विस्थापित होती है। इस दशा में भी जो फ्लास्क आपने लिया है उस फ्लास्क के तापमान में परिवर्तन हो जाता है, तापमान में परिवर्तन हो जाता है। तो तापमान में परिवर्तन बहुत सी रासायनिक अभिक्रियाओं में आपको दिखाई देगा। इसी प्रकार से अवक्षेप बनने की प्रक्रिया या प्रेसिपिटेशन की प्रक्रिया भी बहुत सी रासायनिक अभिक्रियाओं में हमको दिखाई देती है। जैसे यहाँ पर देखिए कि बेरियम क्लोराइड BaCl2, बेरियम क्लोराइड जब ये सल्फ्यूरिक अम्ल से H2SO4 से क्रिया करता है तो H2SO4 से क्रिया करके यह BaSO4 बेरियम सल्फेट प्लस 2HCl बनाता है और यहाँ पर यह वाइट प्रेसिपिटेट, वाइट PPT हमको प्राप्त हो जाता है। सामान्यतः जितने भी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होते हैं या दो विस्थापन अभिक्रियाएं होती हैं, उन द्विविस्थापन अभिक्रियाओं में इस प्रकार से अवक्षेप बनने की प्रक्रिया हमको प्राप्त होती है। अब बात रासायनिक समीकरण की करते हैं कि रासायनिक समीकरण किसके लिए होता है। अब ये याद रखिए कि रासायनिक समीकरण, कोई भी रासायनिक समीकरण जो होता है वह किसके लिए होता है? जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं उन्हीं के लिए रासायनिक समीकरण होता है। अब इस रासायनिक समीकरण में करते क्या हैं, हम प्रतीकों के द्वारा जो भी सैम्बल्स हैं किसी भी केमिकल सब्सटेंस के या रासायनिक पदार्थ के, उनके या तो प्रतीक लिखते हैं या तो उनके रासायनिक सूत्र लिखते हैं। तो किसी रासायनिक अभिक्रिया को प्रतीकों द्वारा, रासायनिक सूत्रों के द्वारा प्रदर्शित करना ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। अब यहाँ पर देखिए रासायनिक प्रतीक क्या हो गए?
रासायनिक प्रतीक का मतलब हो गया, जैसे हाइड्रोजन के लिए आप H लिखते हैं, लिथियम के लिए Li लिखते हैं, सोडियम के लिए Na लिखते हैं, पोटेशियम के लिए K लिखते हैं। इसी प्रकार से क्लोरीन के लिए Cl, ब्रोमीन के लिए, आयोडीन के लिए, कार्बन के लिए, ऑक्सीजन के लिए नाइट्रोजन, हीलियम, नियॉन, आर्गन, कॉपर, सिल्वर और गोल्ड सभी के लिए प्रतीक हैं। तो जितने भी ज्ञात तत्व हैं उन सभी ज्ञात तत्वों के कुछ न कुछ प्रतीक होते हैं। इसी प्रकार से जो यौगिक हैं उन यौगिकों के कुछ न कुछ रासायनिक सूत्र होते हैं, जैसे सोडियम क्लोराइड है, मैग्नीशियम क्लोराइड है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, सल्फ्यूरिक अम्ल है, HNO3 है, H2O है या पानी है। इन सब के अपने कोई न कोई प्रतीक होते हैं, रासायनिक सूत्र होते हैं। तो किसी रासायनिक अभिक्रिया में हम रासायनिक अभिक्रिया को प्रतीकों द्वारा अथवा रासायनिक सूत्रों के द्वारा प्रदर्शित करना ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। अब यहाँ पर देखिए, जब रासायनिक समीकरण की हम बात करते हैं तो उस रासायनिक समीकरण में होता क्या है। रासायनिक समीकरण में यहाँ पर आपके पास एक अभिकारक A है, दूसरा अभिकारक B है। यह अभिकारक A और B आपस में क्रिया कर रहे हैं। इनकी अभिक्रिया को इनके बीच में एक प्लस चिन्ह लगा करके प्रदर्शित करते हैं और फिर इसके पश्चात यहाँ पर जो उत्पाद बन रहे हैं यह सबसे पहले तीर की दिशा प्रदर्शित की जाती है और दो उत्पाद बन रहे हैं। एक उत्पाद यहाँ पर C है और दूसरा उत्पाद यहाँ पर D है। अब इनके बीच में भी एक प्लस चिन्ह होगा जो बताएगा कि क्या बन रहा है। तो यहाँ पर यह अभिकारक A है, अभिकारक B है, दोनों परस्पर क्रिया कर रहे हैं। इसके फलस्वरूप उत्पाद C और D इस प्रकार से हमको प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ पर A और B यह अभिकारक के रूप में है, इसी प्रकार से यह C और D यहाँ पर उत्पाद के रूप में है। तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में या रासायनिक समीकरण को लिखते समय हमको ये ध्यान रखना है कि अभिकारक क्या है और उत्पाद क्या है। यहाँ पर A और B यह अभिकारक के रूप में है, रिएक्टेंट के रूप में है, यह परस्पर एक दूसरे से क्रिया कर रहे हैं और उत्पाद के रूप में C और D हमको मिल रहा है। अब यहाँ पर देखिए, अब देखते हैं कोई सामान्य रासायनिक अभिक्रिया। सब सामान्यतः होता क्या है कि यहाँ पर शब्द समीकरण दिए रहते हैं और उन शब्द समीकरणों से रासायनिक अभिक्रिया को लिखना होता है। जैसे यहाँ पर मैग्नीशियम है और यह मैग्नीशियम यह ऑक्सीजन से क्रिया कर रहा है। मैग्नीशियम ऑक्सीजन से क्रिया कर रहा है और यह अभिक्रिया प्रदर्शित करने के लिए इनके बीच में हमने धन चिन्ह लगा दिया, क्योंकि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन एक दूसरे से अभिक्रिया कर रहे हैं और इस अभिक्रिया के फलस्वरूप अब यहाँ पर कुछ न कुछ उत्पाद बनेगा। तो यहाँ पर तीर की दिशा क्या प्रदर्शित करती है? तीर की दिशा प्रदर्शित करती है कि यह रासायनिक समीकरण किस दिशा में जा रहा है और यहाँ पर क्या मिल रहा है हमको। इसके फलस्वरूप हमको मैग्नीशियम ऑक्साइड मिला। तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन जब परस्पर क्रिया कर रहे हैं तो उसके फलस्वरूप हमको मैग्नीशियम ऑक्साइड मिला। अब यहाँ पर देखिए, हमने कहा कि प्रतीक लिखना है, तो मैग्नीशियम का प्रतीक क्या हो गया? मैग्नीशियम का प्रतीक यहाँ पर हो गया Mg। फिर ऑक्सीजन का प्रतीक क्या हो गया? ऑक्सीजन का प्रतीक हो गया O2। इनके बीच में प्लस चिन्ह लगा दिया, धन चिन्ह हो गया। तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन यह दोनों परस्पर एक दूसरे से क्रिया कर रहे हैं और क्रिया के फलस्वरूप यह उत्पाद के रूप में क्या बना रहे हैं? ये उत्पाद के रूप में बना रहे हैं यहाँ पर मैग्नीशियम ऑक्साइड। यह मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए, यह मैग्नीशियम और ऑक्सीजन यह दोनों अभिकारक के रूप में है और यहाँ पर जो मैग्नीशियम ऑक्साइड मिला यह मैग्नीशियम ऑक्साइड हमको उत्पाद के रूप में प्राप्त हुआ। तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन परस्पर क्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहे हैं। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन यह अभिकारक है और मैग्नीशियम ऑक्साइड यहाँ पर उत्पाद के रूप में हमको प्राप्त हो रहा है। इसी प्रकार से अब देखते हैं दूसरी रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए क्या होता है। जैसे हाइड्रोजन, यहाँ पर कह रहा है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन,
हाइड्रोजन और ऑक्सीजन यह परस्पर अभिक्रिया कर रहे हैं। अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन परस्पर अभिक्रिया कर रहे हैं तो इनके बीच की अभिक्रिया को हमने बताया है कि जो अभिकारक हैं उन अभिकारकों के बीच में धन चिन्ह लगा दिया जाता है। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन यह दोनों एक दूसरे से क्रिया कर रहे हैं और इसके फलस्वरूप कोई न कोई उत्पाद बन रहा है। यह उत्पाद यहाँ पर किस रूप में है? यह उत्पाद यहाँ पर पानी के रूप में है। अब यहाँ पर सबसे पहले हाइड्रोजन के प्रतीक को लगाएंगे कि हाइड्रोजन का प्रतीक है H2। इसी प्रकार से ऑक्सीजन का प्रतीक क्या है? O2 है। अब इनके बीच में पुनः धन चिन्ह लगा देंगे, क्योंकि बताया आपको कि अभिकारकों के बीच में धन चिन्ह लगाते हैं। यह बताता है कि अभिक्रिया किनके बीच में हो रही है। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन परस्पर क्रिया कर रहे हैं। इसके फलस्वरूप क्या मिल रहा है? इसके फलस्वरूप हमको यहाँ पर उत्पाद के रूप में प्राप्त हो रहा है, यह पानी प्राप्त हो रहा है या H2O प्राप्त हो रहा है। और जो कुछ भी यहाँ पर मिल रहा है उसे हम तीर के द्वारा प्रदर्शित कर देंगे। तो इनके बीच में भी एक तीर लगा देंगे और यह अभिक्रिया की दिशा को प्रदर्शित करता है कि अभिक्रिया किस दिशा में हो रही है। अब यहाँ पर देखिए, यह पानी किसके रूप में मिल रहा है? हमको उत्पाद के रूप में मिल रहा है। और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो परस्पर एक दूसरे से क्रिया कर रहे हैं, यह किस रूप में है? यह दोनों उत्पाद के रूप में है। तो जब हम कोई रासायनिक समीकरण लेते हैं तो उस रासायनिक समीकरण में क्या हो रहा है? हम जो भी रासायनिक अभिक्रिया हो रही है उसको सरल सूचनाओं के द्वारा प्रदर्शित करने का कार्य कर रहे हैं। शब्द समीकरण को प्रतीक समीकरण के रूप में लिख देते हैं। अभिकारक होते हैं, उत्पाद होते हैं और अभिकारकों के बीच में प्लस चिन्ह लगा देते हैं, उनको लेफ्ट हैंड साइड में लिखते हैं। इसी प्रकार से उत्पाद जो हमको मिल रहे हैं उनको राइट हैंड साइड में लिख दिया जाता है। अभिकारक और उत्पाद के बीच में एक तीर लगा दिया जाता है, वह तीर अभिक्रिया की दिशा को प्रदर्शित करती है। देखते हैं कि रासायनिक जो समीकरण है वो रासायनिक समीकरण संतुलित और असंतुलित समीकरण किस प्रकार से कहलाते हैं। तो सबसे पहले देख लीजिए कि ये रासायनिक समीकरण हमको दो प्रकार के प्राप्त होते हैं। एक तो संतुलित समीकरण होता है, बैलेंस इक्वेशन होता है, और दूसरा जो है वो असंतुलित समीकरण कहलाता है, अनबैलेंस इक्वेशन कहलाता है। अब कैसे कोई समीकरण जो है वो संतुलित होता है और कैसे कोई समीकरण असंतुलित होता है, उसके लिए है कि यदि अभिकारक के प्रत्येक तत्व, जो भी अभिकारक में तत्व हैं, उसके परमाणुओं की संख्या यदि उत्पाद में परमाणुओं की संख्या के बराबर होती है तो ऐसे समीकरण को हम संतुलित समीकरण कहते हैं। इसी प्रकार से यदि अभिकारक और उत्पाद में जो तत्व सम्मिलित हो रहे हैं या अभिक्रिया कर रहे हैं उनकी परमाणुओं की संख्या में असमानता होती है तो ऐसे समीकरण को हम अनबैलेंस इक्वेशन कहते हैं या असंतुलित समीकरण कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम एक संतुलित समीकरण का उदाहरण लेते हैं। संतुलित समीकरण यहाँ पर है कि जिंक यह तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया कर रहा है और तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया करके यह जिंक सल्फेट बना रहा है, साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस इसमें विस्थापित हो रही है। अब यहाँ पर देखिए कि तत्वों की संख्या क्या है या तत्व कौन कौन से सम्मिलित हो रहे हैं। यहाँ पर जिंक तत्व सम्मिलित हो रहा है, इसी प्रकार से इसमें हाइड्रोजन है, सल्फर है, ऑक्सीजन है। तो जिंक, हाइड्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन। अब अभिकारक में परमाणुओं की संख्या यहाँ पर देख लीजिए कि अभिकारक में परमाणुओं की संख्या क्या है। यहाँ पर देखिए Zn 1 है और उत्पाद में भी यहाँ पर Zn कितना है? 1 है। इसी प्रकार से हाइड्रोजन को देखिए, यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पर अभिकारक में 2 है, उत्पाद में भी इसकी संख्या 2 है। फिर देखिए सल्फर यहाँ पर 1 है, सल्फर यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी सल्फर 1 है। इसी प्रकार से ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या, ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या यहाँ पर 4 है, यहाँ पर भी ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या 4 है। अब आप देख लीजिए कि प्रत्येक दशा में
अभिकारक और उत्पाद के परमाणुओं की संख्या बराबर है, तो यदि अभिकारक और उत्पाद के परमाणुओं की संख्या बराबर होती है तो इस प्रकार के रासायनिक समीकरण को हम संतुलित समीकरण कहते हैं। अब आप देखिए, इसी प्रकार से जब हम असंतुलित समीकरण की बात करते हैं तो उस असंतुलित समीकरण में क्या होता है। असंतुलित समीकरण यहाँ पर लिया गया है, आयरन जब जल के साथ अभिक्रिया करता है तो जल के साथ अभिक्रिया करके या वायुमंडल में उपस्थित आर्द्रता से अभिक्रिया करके यह आयरन ऑक्साइड बनाता है और हाइड्रोजन विस्थापित कर रहा है। यहाँ पर जो तत्व भाग ले रहे हैं अभिक्रिया में, आयरन है, ऑक्सीजन है। तो अभी देखिए तत्व कौन कौन से हैं, यहाँ पर Fe है, फिर यहाँ पर हाइड्रोजन है, यहाँ पर ऑक्सीजन है। यह 3 तत्व भाग ले रहे हैं। अब आयरन के परमाणुओं की संख्या अभिकारक में देख लीजिए, यहाँ पर 1 है, लेकिन यहाँ पर कितना हो रहा है, 3। उत्पाद में इसकी संख्या 3 हो जा रही है। फिर देखिए हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या अभिकारक में 2 है, उत्पाद में भी 2 है। लेकिन अब ऑक्सीजन को देखिए, ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या अभिकारक में 1 है और उत्पाद में इनकी संख्या कितनी है, 4 है। अब ये देखिए आयरन के परमाणुओं में असमानता हो जा रही है। इसी प्रकार से ऑक्सीजन के परमाणुओं में असमानता हो जा रही है। तो जब ऑक्सीजन और आयरन के परमाणुओं में असमानता हो जा रही है तो यह समीकरण हमारा असंतुलित समीकरण कहलाएगा, अनबैलेंस इक्वेशन कहलाएगा।